परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के कार्य में लगे सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी का निर्देश है कि मैं आपसे विदेशी कंपनियों के बारे में बात करूं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात करूं जो भारत में लूट रही हैं हमारे देश को, हमारे संसाधनों को, हमारे देश की पूंजी को। हमारे देश में आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2009 चल रहा है, मई का महीना है। इस समय अपने देश में लगभग 5000 से कुछ ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं जो देश में काम कर रही हैं या दूसरे शब्द तो देश को लूट रही हैं। हिंदुस्तान लीवर है, कोलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सी बगाएगी है, सेंडोज है, हेक्स्ट है, फाइजर है, जर्मन रेमेडीज है। ऐसी लगभग 5000 से कुछ ज्यादा कंपनियां हैं। अगर 1947 के पहले इस देश में एक ही विदेशी कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। अगर 1947 के बाद 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विदेशी कंपनी ने भारत को इतना लूटा था कि दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ समृद्धि कंगाल और भिखारी देश बन गया। तो 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश को कितना लूटेंगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे देश में 1900 से 1990 तक सरकार ने देश का विकास करने की, गरीबी खत्म हो, सड़कों का विकास हो, बिजली गांव, शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हो, ये विकास के जो पैमाने माने जाते हैं, इन की सरकार ने 1947 के बाद से लगातार कोशिश की 1990 तक। कई सरकारें आई, चली गई। दो सरकारों को छोड़कर एक सरकार थी 1947 के बाद हमारे देश में श्री लाल बहादुर शास्त्री की, और दूसरी सरकार आई थी हमारे देश में श्री मोरारजी देसाई की। ये दो सरकारें थीं, 12 महीने चली और एक सरकार लगभग 24-25 महीने चली। तो इन दोनों सरकारों ने ही सिर्फ भारत में विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता बंद किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मान्यता थी, देश का विकास देशी पूंजी से होगा, देशी तकनीकी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से, स्वदेशी संसाधनों से होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे। और शास्त्री जी कहा करते सबसे बड़ा विकास तो देश के किसानों से होगा। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय। इतनी दूरदृष्टि थी उनकी, इस बात का अंदाजा आप, हमारे जो जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में 99% हमारे जवान किसानों के हैं। ये आप जानते हैं? हमारे देश की सुरक्षा करने वाले 99% जवान किसानों के बेटे हैं, माने ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। पूरी सेना हमारी, पूरी की पूरी हमारी जल सेना, पूरी की सेना जितने सैनिकों से सज्जित है, उनमें सैनिक गांव के हैं, किसानों के बेटे हैं, भूमि के हैं। तो श्री शास्त्री जी का यह कहना था कि किसान होगा तो जवान मजबूत होगा, मजबूत होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, निवेश और पूंजी का उत्पादन दोनों ज्यादा होगा। पूंजी निवेश उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो देश तेजी से विकास करेगा। दृष्टि किसानों पर थी। किसानों को चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही विदेशी शर्तों पर यह देश अमरीकी गेहूं, आपको मालूम है यह बात? PL 480
अमेरिका की एक योजना थी। PL का माने होता है पब्लिक लॉ, P माने पब्लिक, L माने लॉ। 480 अमेरिका के जो कानून बनते हैं ना, और उनके जो संविधान की व्यवस्था है, उसमें धारा है PL 480, पब्लिक लॉ 480। उस धारा के तहत अमेरिका दूसरे देशों को मदद कर, तो उसी धारा के तहत भारत को मदद आती थी। लाल आता था अमेरिका से, जिस गेहूं को अमेरिका भी नहीं खाते वो गेहूं भारतवासियों को खिलाया जाता। बहुत अपमानजनक शर्तों पर यह काम हो। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से यह समझौता, और अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आ रहा था, बीमारियां आ रही थी, और उस गेहूं के साथ सबसे खतरनाक घास आई जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसे हम कांग्रेस घास कहते हैं, या क्या यही कहते हैं ना। महाराष्ट्र में दमा जैसी कई भयंकर बीमारी, महाराष्ट्र के किसान उसको कांग्रेस घास कहते हैं, गुजरात के किसान भी कहते हैं। हो सकता है दूसरे गांवों में कुछ और नाम हो, उसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। जंगल घास कोई कहते हैं, कोई गाजर घास कहते हैं, कोई गाजर कांग्रेस घास कहते हैं। उसने जो देश की अच्छी जो घास थी वो जंगलों की घास, अब जो वन गुजर आदि उनकी गाय भैंस की मरती। आपको मालूम है ये घास आई उस गेहूं के साथ, वो गेहूं आया, उस गेहूं के साथ जमीन को बंजर करने वाली घासें भी आई। वो घास देश में फैली हुई है और लाखों एकड़ जमीन उस की हुई है। जरा सा उस घास का पर स्पर्श हो जाए तुरंत खुजली मचना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाते हैं। ये घास उसी लाल रंग के गेहूं के साथ आई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाल रंग का गेहूं हमें खिलाया जाता था, अमेरिका से ये आया करता था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए अमेरिका से एक समझौता किया था, बहुत ही अपमानजनक शर्तों पर वो समझौता हुआ था। मैंने आपसे कहा इससे बड़ा देश का अपमान क्या होगा कि जिस गेहूं को अमेरिका में खाते, जानवर भी नहीं खाते, उस गेहूं को भारत के करोड़ों लोग खाया करते थे और राशन की दुकानों के माध्यम से वो गेहूं बांट। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते इस अपमानजनक समझौते को खत्म किया था, रद्द किया। और आपको मालूम कि कितने आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, कितने स्वाभिमानी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, समझाई है कि हम स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभिमान कैसा होता है ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ही शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अमेरिका का ये समझौता रद्द किया, तो शास्त्री जी पर दबाव डाला, और दबाव यहां तक डाला कि ये समझौता रद्द ना हो, ताकि अमेरिका का वो लाल रंग का गेहूं भारत में और अमेरिका पैसा लेता रहे। वो फोकट में नहीं आता था, उसके लिए बाकायदा पैसा जाता था इस देश से, दूसरे रास्तों से जाता था। नहीं चाहता था ये समझौता रद्द हो। एक तो अमेरिका की दादागिरी हमारे ऊपर, दूसरा ये समझौते से हमारा आत्मसम्मान हमेशा गिरवी रहेगा अमेरिका के पास, स्वाभिमान हमारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश थी समझौता रद्द ना हो, तो शास्त्री जी पर दबाव डाला गया और शास्त्री जी को कहा गया कि अगर आप ये लाल रंग का गेहूं नहीं खाएंगे, आपके देश भूखे मर जाएंगे, आपके देश के लोग भूखे। शास्त्री जी ने पता है क्या जवाब दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब था, हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ भूख मंजूर है, लेकिन ये अमेरिका का गेहूं खाना मंजूर नहीं। तो समझौता रद्द, और समझौता रद्द हुआ तो अमेरिका की बड़ी कंपनियां बिलबिलाने लगी, परेशान होने लगी। जो कंपनियां गेहूं बेचने कर रही थी हिंदुस्तान में, उनके सारे धंधे चौपट हो गए। तो कंपनियों ने षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र में कामयाब हुए। वो षड्यंत्र उनका क्या था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने नहीं देना, क्योंकि उन कंपनियों के करोड़ों रुपए के हित सधे हुए थे उसमें। और वो षड्यंत्र में अंतिम समय तक काम हुए। आप जानते हैं
शास्त्री जी अपना समय पूरा नहीं कर पाए और 10 जनवरी 1966 को उनकी हत्या हुई। सत्ता संभालने के मात्र 18वें उनको इस देश से जाना पड़ा, इस दुनिया से जाना पड़ा। अभिमानी प्रधानमंत्री थे इस देश के, जिन्होंने नीति कि किसानों की ताकत बढ़ाओ तो अपने आप बढ़ेगी, और किसान और जवान अगर ये हो गए तो भारत की तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आप जानते हैं, ही वो वर्ग है जो पूंजी का उत्पादन करता है। उद्योगपति पूंजी का उत्पादन नहीं करता, उद्योगपति पूंजी का उपयोग करता है, उपभोग करता है। पूंजी पैदा करने का काम, कैपिटल फॉर्मेशन का काम किसान करता है। जानते हैं कैसे करता है? एक बीज खेत में डालता है गेहूं का, बीज में से अंकुरण होता है, पौधा बनता है, पौधे पर गेहूं की बाल लगती है। जब उस बाल को काटा जाता है तो उसमें कम से कम 700 से 150 बीज होते हैं। किसान ने क्या किया? बीज डाला और उसमें से 125 से 150 बीज पैदा कर दिया। हुआ कि नहीं? यही मुनाफा पूंजी के उत्पादन का बनाता है। यह मुनाफा किसी कारखाने में नहीं होता, किसी उद्योग में नहीं होता। कारखाने में आप 1 रुपया लगाएं तो पूरी ताकत लगाकर आप उसमें से 60 पैसा ही निकाल सकते हैं, 50 पैसा ही निकाल सकते हैं, 40 पैसा ही निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कारखाना कहीं नहीं बना जहां 1 रुपया लगाएं और 1 रुपया 5 पैसा भी मिल जाए। कारखाने में आप जितनी लागत लगाएंगे उससे कम ही निकलेगा। मशीनें दुनिया में जितनी भी काम करती हैं वो लागत में जितनी चीजें खर्च करती हैं उत्पादन उतना नहीं करती। तो कारखाने में पूंजी बनती नहीं है, पूंजी लगती है। पूंजी बनती है खेत में, जहां 1 बीज डालो तो 125 से 150 बीज होते हैं। बाजरे का 1 बीज डालो तो 300 है, ज्वार का 1 बीज डालो तो 250 से 250 है, मक्के का 1 बीज डालो तो 70 से 80 बीज होते हैं। ये धरती माता ही कर सकती है, ये धरती मैया कर सकती है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये पूंजी निर्माण भी 4 से 6 महीने में हो जाता है। हाँ, फैक्ट्री से रिटर्न आना शुरू होगा वर्षों के बाद। हाँ, कोई भी कारखाने में आप पूंजी निवेश करते हैं तो उस निवेश का जो पूरा रिटर्न आपको मिलता है, लागत लगाकर जो मुनाफा आप निकालते हैं, वो कम से कम 3 वर्ष में मिलता है। कोई भी कारखाने में, सीमेंट का कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका आज होगा, रिटर्न तीसरे साल में आएगा। और जो मंदी वंदी के चक्कर में फंस गए तो 10 साल तक रिटर्न नहीं आएगा। वो भी 100 गुना होकर के नहीं आएगा। हाँ, 1 के 100 नहीं होंगे। ये तो खेत, ये तो धरती माता है, ये तो पृथ्वी माता है जो एक को 3 से 4 महीने में सैकड़ों दाने में बदल देती है। खेती में पूंजी निवेश करने के 3-4 महीने में ही सारा रिटर्न आ जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है। ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी। अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करूं तो ये समझ भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही थी।